I am proud to welcome Mr. Rachit Kumar Gupta, our old student, for being successful in Civil Services Examination 2021. This year he has scored All India rank 286 with chemistry optional. So in this seminar and participation program, he will be interacting with you, and along with him sitting is our head of department chemistry, Dr. Ranjan Singh, whom you are very well familiar. So we are conducting a series of seminars. Last week also you have interacted with Ashima Goyal, who scored All India rank 65, and other toppers are also coming, who have been successful, because from 23rd onwards they are supposed to, 26th onward their training program is going to be conducted at Labasna. So whosoever has selected outside Delhi, they have to go to Mussoorie via Delhi only. So nice. Once again I welcome you, and in seminar we will be focusing on the chemistry optional or whatever you want to know. So first I will request Rachit to tell something about his success journey. And before Rachit, let Dr. R.K. Singh summarize this whole conclusion of the seminar will be done by sir. So definitely I will be giving this dias to Rachit, and I will expect that first he starts with his success journey, and then whatever the session be question and answer session. So whatever you want to ask, you ask. But only my request is that this session has to be conducted. There is a paucity of time, because at 2 o'clock there is a class. So we will try to complete this seminar by maybe 40 minutes. 40 minutes is good enough time for interacting with you. Okay? Thank you. Hello everyone. So myself Rachit Kumar Gupta, and I secured rank 286 जैसा कि आपको पता है. तो my journey of UPSC was not that smooth. ठीक है. This was my 5th attempt actually. ठीक है. तो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ मेरे बारे में. My primary education was from village in Hindi medium till 7th. उसके बाद 8th क्लास में आई केम टू माई होम डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, वहाँ से मैं पढ़ा. देन 11th में आई वेंट टू कोटा, जो कि हर लोग करते हैं. ठीक है कि ठीक है, तो मैंने भी वही किया सेम जो सब लोग करते हैं कि कोटा गया. बट मैंने एक चीज़ डिफरेंट की कि मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आई कोटा में. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चालू हुआ था चैप्टर, और मुझे वो समझ में ही नहीं आया, तो गिव अप करके कोटा से भाग के आ गया घर. कि और कोटा मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे है केवल. तो पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वापस जाना है घर, मैं घर पे ही रह के पढ़ूँगा, मैं कॉमर्स लूँगा. ठीक है, तो इतना अनसर्टेन. फिर पता नहीं, फिर एक और बार जयपुर गया, वहाँ से ही भाग के आ गया. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने घर से ही पढ़ाई की, साइंस मैंने ली ऑब्वियसली. फिर उसके बाद ये रहा कि साइंस लेने के बाद मैंने घर से प्रिपरेशन किया, जो भी केमिस्ट्री में बेसिक्स थे उसको सॉल्व किया. सर थे मेरे, तो उनके हेल्प से मैंने काफ़ी कुछ कवर किया. उसके बाद 12th में होता है क्रैश कोर्स. जनरली 12th के बच्चे नहीं जाते, मुझे लगता था 12th के जाते हैं, उसमें रिपीटर्स आते हैं. मैं वहाँ चला गया कोटा 3 महीने के लिए. तो वहाँ से मैं भाग के नहीं आया. वहाँ मैंने 3 महीने आराम से पढ़ाई की, एंड आई सिक्योर्ड अ रैंक इन IIT JEE. और फिर उसके बाद मुझे ISM धनबाद मिल गया, वहाँ पर माइनिंग अलॉट हुई. तो ISM में मैंने UPSC का मेरा कभी कोई मोटिव था नहीं. ISM में मुझे ये था एक्चुअली हमेशा से कि मुझे स्पेस वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रहा. तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी माइनिंग मिली है तो स्पेस में कैसे जाया जा सकता है. तो पता चला कि किसी सीनियर का GRE क्वालिफाई हुआ था. तो GRE आप जानते हो, तो उसके थ्रू आप MS कर सकते हो बाहर से. तो मैंने कहा MS कर लेंगे बाहर से फिजिक्स से, और हो जाएगा अपना कुछ. तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि द हिंदू पढ़ो MS करने की, बिकॉज आपको GRE में जो एग्ज़ाम देना होता है उसमें इंग्लिश आता है, वो कैब आपकी सही होगी द हिंदू से, तो आप वो पढ़ो. मैंने वो पढ़ना शुरू किया. तो द हिंदू पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरेस्ट UPSC की तरफ थोड़ा हो गया.
बिकॉज द हिंदू में न्यूज़ आती थी। अब वो वोकैब के लिए तुम देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, बट आप धीरे धीरे उसको समझने के लिए मुझे धीरे धीरे इधर की तरफ पॉलिटिकल न्यूज़ में ज़्यादा देखने लगा। उस टाइम 2014 का टाइम है, तो आपको पता है 14 में क्या हुआ था, इलेक्शंस, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी टाइम था वो एकदम। तो हर कोई न्यूज़ में इंटरेस्ट लेता था, पॉलिटिकल न्यूज़ में, कि किसने किसको बनाया, तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद कॉलेज से निकला तो जॉब लेनी थी, बिकॉज थोड़ा सा घर पे फाइनेंशियली सही नहीं थी कंडीशन, तो जॉब मजबूरी थी, लेनी ही पड़ी। और जॉब मैंने ली टीचिंग में, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरा हमेशा से। तो केमिस्ट्री ही मैंने पढ़ाया 4 साल IIT JEE के लिए बच्चों को। पहले बॉम्बे में पढ़ाया, देन दिल्ली में पढ़ाया 3 साल। अब होता क्या है कि बॉम्बे में जब था तो लास्ट में भैया का, मेरे कज़िन है, उनका सिलेक्शन हो जाता है IIT में, और इसमें सॉरी UPSC में उनकी रैंक आती है। और मुझे वहाँ से इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं सोचता हूँ कि अगली साल मेरी भी आएगी, ठीक है। तो आपको लगता है कई बार कि आपके किसी भाई का हो गया कि मेरा भी हो जाएगा अगली साल। तो मैं दिल्ली आ गया बॉम्बे से, पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरे आए 40 नंबर प्री में, ठीक है। आप 3 महीने में IIT निकाले हो और आपके 40 नंबर आ रहे हैं प्री में, ठीक है। तो मतलब कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली आप एकदम ख़त्म हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है। लोग बहाना बना देते 1 या 2 नंबर से कट ऑफ रहेगी, है ना। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता था, 68 मार्क्स से कट ऑफ रही थी, ठीक है, मतलब आधे भी नहीं आए थे यार। तो फिर दूसरा अटैम्प्ट दिया, यहीं पर थोड़ा 1 साल करोल बाग की तरफ रहा, जॉब भी करा था। उसमें कुछ अच्छे मार्क्स आए, 89 तक हुआ, कट ऑफ 98 थी, तो मैंने कहा थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। थर्ड अटैम्प्ट दिया 2019, तो इलेक्शन वगैरह थे उस टाइम भी, तो उस न्यूज़ में लग गए मज़े में, तो वो दिया तो उसमें 72 नंबर आए, तो और कम हो गया। तो अब क्या करें कि यार 3 अटैम्प्ट आपके हो चुके, प्री भी आपका नहीं हो रहा है, आप IIT से हो, तो आपको बहुत ईगो पे लग जाता है कि यार ये मतलब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। देन उसके बाद होता है कि 20 सितंबर में छोटे भाई का UPSC IES जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होती है उसमें हो जाता है। तो आपके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन मेरे ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अब मुझे पढ़ना है केवल। RK सिंह सर से मैं क्या है, पहले भी मैंने एक बार कॉल किया था जब मैं दिल्ली आया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी डिसाइडेड नहीं था। पहला अटैम्प्ट में मैंने ऑप्शनल क्या भरा था, PSIR, क्योंकि टीना डाभी की रैंक आई थी, तो मुझे लगा मेरी आ जाएगी PSIR से। लेकिन किसी सीनियर से मिला, उन्होंने कहा तू पढ़ाता क्या है, मैंने कहा केमिस्ट्री, तो वही ऑप्शनल लेना कि तुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। थर्मोडाइनमिक्स तुम्हें आता है, गैसियस स्टेट आता है, ऑर्गेनिक तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा और पढ़ लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम। उनकी भी रैंक आ चुकी थी, सर के स्टूडेंट थे वो। तब मैंने केमिस्ट्री का सोचा था, तो सर को कॉल किया, तो सर ने कि मैंने कहा सर ऑनलाइन मोड में देते हो, बिकॉज मैं तो पढ़ाता, मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो सर ने कहा यार ऑनलाइन तो नहीं है अभी, आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना तो कर लो। तो नहीं कर पाया था 2017 में। फिर जब भाई की रैंक आ जाती है तो मैं दिसंबर 2019 में सर के यहाँ पर आता हूँ, GSRI वाला सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ कि सर अब मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मेरे को पढ़ना है UPSC के लिए। तो सोचो 3 अटैम्प्ट के बाद ये इंसान ऑप्शनल तैयार कर रहा है। जनरली आप क्या है, पहले आ जाते हो ऑप्शनल तैयार करने, तो इतनी अनसर्टेनिटी लाइफ में। फिर कोविड आ गया, सबको पता है, तो कोविड के टाइम घर चला गया। तो घर जाने के बाद क्या हुआ है, मैंने कहा घर पे रहेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो घर जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत मतलब बीमारी हो गई कुछ, और 6 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला उस बीमारी के दौरान, ठीक है। रोज़ मेडिसिन खाता था 6। अटैम्प्ट दिया 4th, इस बार मेहनत ज़्यादा की, ऑब्वियसली जॉब छोड़ रखी थी, प्रेशर एक होता है आपके पास कि 4th अटैम्प्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि बेसिक्स जो भी थे उनको रिवाइज़ किया, उनके नोट्स बनाए जो मैंने अब तक गलती की थी। आप क्या करते हो, UPSC में पढ़े जाते हो, बट आपने कभी एनालाइज ही नहीं किया पेपर को। टॉपर्स आके बोल जाते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क है क्या? स्मार्ट वर्क है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज तो करो कि उसमें से क्या आ रहा है। आप हवा में पढ़ रहे हो ना, तो हवा में नहीं पढ़ा मैं प्री के लिए, तो प्री निकल गया उस पर। बट मेंस में वही दिक्कत, बिकॉज वो मेडिसिन जो थी उसने शरीर को ख़त्म कर दिया था एक्चुअली, और उसके चक्कर में आई कुड नॉट स्लीप। मैंने जो शुरू के 5 पेपर दिए थे GS के, बिना सोए दिए थे, 66 आवर्स, ठीक है। बिकॉज मेरा यही था कि मुझे पेपर इसलिए लिखना है बिकॉज अगली बार मेरा प्री नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है। तो इतनी वो जर्नी में रहा। फिर मैं प्रमोट नहीं करता, बट फिर मैंने सोने के लिए कुछ और मेथड्स यूज़ किए। फिर मेरा ये था कि ठीक है 4th अटैम्प्ट हो गया, पता नहीं है क्या होगा,
थोड़ी घर वालों ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ली। होता है ये सबके साथ कि आपका प्री हो जाता है मेंस के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है घर वालों की, मेरे की भी थी। हर जगह यही कहते हैं कि इसने मेंस लिखा है, ठीक है। मैं मना करता था मत बोलो, नहीं होगा तो ये जो लोग आज खुश हो रहे हैं ना, कल को यही ताने देंगे। 4th अटेम्प्ट के बाद 23 मार्च को रिज़ल्ट आया, नहीं हुआ मेंस। लोगों का मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है आपका, सोसाइटी का, ठीक है, क्या कि प्री में तो तुक्के में निकला होगा। सब यही बोलते हैं, आपके पीछे से वही जो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है कि अरे यार इसका क्या होगा, है IIT भी शायद तुक्के में निकल गया हो, इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें। मतलब जितना लोग कर सकते थे बुली आपको करेंगे प्रिपरेशन के दौरान। मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर के पास जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाई देने वाले होते हैं, तो थोड़ा सा एक बार किसी ने बोल दिया था कजिन ने कि यार इसको थोड़ा जल्दी है क्योंकि इसका प्रिपरेशन है, तो वो मजाक उड़ाते हैं, अरे ये UPSC करेगा, मतलब दैट गाय। तो इस तरह का आपका जर्नी रहता है इसमें। देन 5th अटेम्प्ट तो वापस कोविड आ गया। अब क्या था कि मेरे कम मार्क्स कई जगह थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कम मार्क्स थे 4th अटेम्प्ट में GS में 375 थे टोटल, ऐसे में 97 थे, केमिस्ट्री ऑप्शन में 224 थे। अब मैंने इन्हीं चीज़ों पे मेहनत चालू की। सर ने मई के आसपास एक टेस्ट सीरीज़ चालू की थी फ्री वाली, इसमें 6 टेस्ट लिए थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनमें से 6 तो मैं पूरे नहीं दे पाया, बट मैंने 3 दिए थे। और एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट के चक्कर में आप पूरा रिवाइज़ कर लेते हो सिलेबस को, ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा फंडा ये क्लियर रहा था कि मैं जो भी टेस्ट लिखता था 2 घंटे 58 मिनट का अलार्म सेट करता था, बिकॉज 2 मिनट आपके कभी भी वेस्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, पता नहीं चलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता था। टेस्ट पूरा मैं 2 घंटे 58 मिनट में जितना हो गया उतना लिख लिया, ख़त्म। इससे ज़्यादा एक वर्ड भी नहीं लिखूँगा। कितने टेस्ट दिए मैंने? पहले अटैम्प्ट में 12 GS के, 10 ऑप्शनल के। दूसरे अटैम्प्ट में 12 GS, 10 ऑप्शनल, 3 ऐसे, मतलब 45-50 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। और सारे टेस्ट 2 घंटे 58 मिनट में लिखे हैं, लिख के उनको स्कैन करके भेजता था। तो मैंने वो चीज़ की केमिस्ट्री में स्पेशली। देन GS में भी मैंने वही चीज़ की कि जो भी मेरा वीक पोर्शन था उसमें मैंने मेहनत की। मेरे को लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मेरा एथिक्स, 102 आया पिछली बार, इस बार मैं और कुछ खींच सकता हूँ उसमें, हुआ। ऐसे पे मैंने मेहनत की। तो 5th अटैम्प्ट की कहानी ये थी कि 5th अटैम्प्ट में हुआ कि मैं पेपर देने गया, तो पेपर इस बार पिछले बार टफ था थोड़ा, तो मैंने 74 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ओनली 74। जनरल कैटेगरी, तो आप 74 अटैम्प्ट करते हो तो आपको एक डाउट हो जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो जब मैं बाहर निकला तो आई वॉज लिटरली क्राइंग कि यार ये क्या हो गया, 74 ही अटैम्प्ट करके आया हूँ, 5वां अटैम्प्ट अब गया, तुम्हारी UPSC की जर्नी यहीं ख़त्म। मतलब इतने सपने तुमने सजा रखे हैं कि UPSC करेंगे, पूरी दुनिया को पता है UPSC करेंगे, तुमको खुद से एक्सपेक्टेशन से UPSC करेंगे, और ये 74 करके आए हो। मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया जिसके साथ मैं रुका था, दिल्ली में ही अटैम्प्ट था मेरा, तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि यार इस बार मेरा हो या ना हो, बस मुझे मेंस लिखना है। बिकॉज़ मेंस का जो मज़ा है प्रिपरेशन का, या फिर मेंस की जो पढ़ाई का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। बिकॉज़ मेंस इंसान को ह्यूमन बना देता है। मेंस की प्रिपरेशन ऐसी होती है, मेंस में आप डाइवर्स पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, डाइवर्स व्यूज़ को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो। आपको पता चलता है कि हाँ यार, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटी में बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। तो मेरा मोटिव यही था कि इस बार मेरा हो या ना हो, बस मुझे मेंस लिखना है। लकीली भगवान ने सुनी, और मेरा 74 मार्क्स में भी मेरे 100 के आसपास मार्क्स बैठ रहे थे, इतनी एक्यूरेसी थी। फिर उसके बाद मेंस के बाद प्री के बाद मैंने स्टेट सर्विसेज का भी ट्राई किया, बिकॉज 5वां अटैम्प्ट होता है आपका, तो आपका सब कुछ दाव पे लगा होता है, तो सेकंड ऑप्शन मैंने वो रखा था उस टाइम। फिर उसके बाद प्री से मेंस के दौरान बीच में क्या होता है, एक बार फिर से तबीयत ख़राब हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो एक्सपेक्टेड था। दूसरी चीज़ हुई ताऊ जी की डेथ, जस्ट 70 डेज बिफोर मेंस। काफ़ी क्लोज थे, और बट ये था मेरा कि नहीं ठीक है, ताऊ जी तो चले गए, बट मुझे अपना फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। उन्होंने भी जाते जाते यही बोला था कि यार तू कुछ कर दे, मतलब ही वॉज वेरी मच एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। उन्होंने पिछली बार भी बहुत एक्सपेक्ट किया था, इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जाते जाते यही बोला था कि बेटा तेरा, मतलब होता है ना, एक बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे जाते हैं, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता टाइप, वही चीज़ उन्होंने की।
तो मेंस दिया, मतलब 19 दिसंबर को उनकी डेथ हुई एंड 7 जनवरी से मेंस था, 6 या 7 जनवरी से दिया मेंस। इस बार थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था, बट मुझे ये था कि मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या लिखना है। लिखा मेंस आराम से। लिखने के बाद बीच में कोविड भी आ गया था, तो बीच में शायद कोविड भी हुआ था और सबको ही हुआ था उस टाइम मेंस के दौरान। अब 0 एक्सपेक्टेशंस मैंने रख रखी थी 5th अटेम्प्ट के बाद। इनका बस मैंने यही मांगा था भगवान से कि मुझे मेंस लिखना है, बाकी मैंने रिज़ल्ट तो मांगा ही नहीं था, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो लकीली जब आप ऐसा सोचते हो, एकदम निष्काम कर्मा जो आप करते हो, तो समटाइम्स मैजिक हैपन्स। तो 17 मार्च को रिज़ल्ट आया, होली के दिन, और मेरे किसी फ्रेंड ने ही बताया जिसकी लास्ट ईयर यहाँ से रैंक आई थी। शी ऑल्सो गॉट 286 लास्ट ईयर, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि शी गॉट अ रैंक। तो इस बार उसने ही मुझे कॉल करके बताया कि रिज़ल्ट आ गया एंड तेरा हो गया मेंस। आई वॉज़ लाइक, मतलब एकदम घर में जो होता है ना मेलो ड्रामा शुरू हो जाता है, मम्मी पापा रो रहे हैं, वो सब वो अब पॉजिटिव वे में शुरू होता है। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम था, 2 दिन बाद मेंस था उसका भी। तो मैंने कहा ये भी लिखूँगा, बिकॉज़ क्या होता है आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। कभी कभी क्या होता है कि आप IIT वाले होके इतना ईगो में आ जाते हो कि आप स्टेट सर्विस नहीं देते कि यार ये मेरे काम की थोड़ी है। आप पढ़ लो, उसके लिए ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, बट स्टेट सर्विसेज के थ्रू क्या होता है आपको हेल्प मिल जाती है इंटरव्यू में। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने राजस्थान के बारे में स्टेट सर्विस में पढ़ी, और फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब शुरू की, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी मेरा पहला इंटरव्यू था ऑब्वियसली, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं दिल्ली आता था घर से, हर मैंने शेड्यूल बना लिया था कि एक बार आऊँगा, 3 दिन रुकूंगा और 5 इंटरव्यू देके जाऊँगा, 4 या 5 इंटरव्यू। तो देके जाता था आराम से, यहाँ से प्रिपरेशन करता था। फिर आप क्या है कि इंटरव्यू के लिए कुछ फेमस कोचिंग्स है, तो वहाँ जाके उनके रील्स देख के ये सोचते हो कि यही इंटरव्यू है, नहीं है वो। रियल इंटरव्यू इज़ क्वाइट डिफरेंट। रियल इंटरव्यू में यू शुड हैव दैट पर्सनैलिटी कि आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर पाओ कि मेरे से ये क्यों पूछा जा रहा है। जस्ट लाइक मैंने 10 इंटरव्यू दिए थे मॉक, बट कभी मुझसे माई बर्थडे इज़ इन 2 सितंबर, बट कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि 2 सितंबर को क्या बड़ी इवेंट्स हुए थे। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि यार दे कैन आस्क, बिकॉज 2 बड़ी इवेंट्स हुए थे। वन वॉज World War II ख़त्म हुआ था, एंड सेकेंड वॉज दैट कैबिनेट मिशन आया था जब। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो नेहरू जी ने शपथ ली थी, दैट वॉज टेकन ऑन 2 सितंबर 1946। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, बट ये जो इतनी सारी फालतू की कोचिंग्स वाले हैं ना, लिटरली से फालतू की है वो, जो इतना ये दृष्टि सब डाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दे नेवर आस्क्ड, उनका अपना अलग ही चल रहा है इंटरव्यू में, कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट मिशन कब आया इन द रियल इंटरव्यू, एंड आई वॉज रेडी फॉर दिस। वॉट वर हु वर द मेंबर्स, कौन मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के, एनीवन कैन टेल? आपको पता है कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन थे? सॉरी, माउंटबेटन? नो यार, ही वर गवर्नर। हाँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स, देन हैवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। सो आई वॉज एबल टू आंसर 3 ऑफ देम। देन व्हाट वर द रिकमेंडेशंस, मेरे को वो भी पता था। आई प्रिपेयर्ड एट दैट लेवल फॉर द इंटरव्यू। वो राजस्थान वर्ड कहाँ से आया है? एनीवन फ्रॉम राजस्थान? कोई है राजस्थान का? व्हाट इज, होगा कोई तो होगा। सो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड राजस्थान? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। सो ये मैंने कहाँ पर पढ़ा? स्टेट सर्विसेज में। देयर वॉज अ ब्रिटिशर हु रोट अ बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और वहाँ से वो वर्ड आया। देन एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्वेश्चन मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था एक दिन, मतलब उसने डिस्कस किया था मेरे साथ, उसने पूछा था। आई वॉज हैविंग कुकिंग एज अ हॉबी, आई एम स्टिल हैविंग कुकिंग एज अ हॉबी। तो आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो आई वॉज थिंकिंग कि यार वेस्टर्न राजस्थान से भी पूछ सकते हैं। दाल बाटी चूरमा इज़ वेरी कॉमन, बट वॉट इफ दे आस्क केर सांगरी, एंड दे लिटरली आस्क केर सांगरी, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ केर सांगरी। सो दिस इज़, इस लेवल की मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। आई वॉज रेडी फॉर वर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में यू हैव टू प्रेडिक्ट कि क्या पूछा जाएगा। डोंट गो विद द कोचिंग वाला थिंग कि यार ये दृष्टि वाले पूछ लेंगे या कोई भी कोचिंग फालतू पूछ लेगी, वो नहीं होता यार। इंटरव्यू इज़ क्वाइट डिफरेंट। रियल इंटरव्यू, यू हैव सो मच प्रेशर, क्योंकि आप यूपीएससी के भवन के बाहर जब खड़े होते हो ना, यू विल फील लाइक यार कि यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, अब मुझे निकालना ही है, बिकॉज मुझे वापस नहीं जाना है उसी साइकिल में। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, बिकॉज
थोड़ा सा एक जगह कॉन्फ्रंटेशन सा हो गया था। हाँ है, यस, ही आस्क्ड अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी कई बार होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, यू प्रिपेयर सो मेनी थिंग्स, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, बट मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, सर ने सजेस्ट किया कि ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में एक बार पढ़ ले। तो उन्होंने पूछा कि अगर इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन हो रहा है तो आप कम कैसे करोगे, तो आई डायरेक्टली टोल्ड ग्रीन केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब फर्टिलाइजर को आप रिप्लेस कर दो बायो फर्टिलाइजर से, दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। आपको ब्लीचिंग करने के लिए कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीन के लिए, तो उसको रिप्लेस कर दो दूसरे उसके लेसर टॉक्सिक फॉर्म से, दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू आपको हो जाता है, 12 मई को इंटरव्यू हुआ, तो पीपल स्टार्ट अगेन बुलिंग, कैसा रहा इंटरव्यू, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ देन देयर ओन। तो कैसा रहा, मैंने कहा यार मेरे को पता होता तो शायद मैं यूपीएससी का चेयरमैन होता। मेरा आंसर यही होता था कि मुझे अगर यूपीएससी, तो इस तरह से आपको परेशान करते हैं, बट उन सबको छोड़ देना, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये बता रहा हूँ मैं जो चीज़ें, इट हैपन्स विद एवरीवन। ये मेरी स्टोरी नहीं है, या मेरे साथ ही नहीं हुआ, हर किसी के साथ ये होता है। एंड जब रिजल्ट आ जाता है तो एकदम से ब्लास्ट होता है एंड नोबडी कम। जो सब आपको परेशान करते हैं वो सब एकदम बेटा बेटा करेंगे, ये मेरा पुत्र है टाइप, जो बाहुबली में होता है। तो इट हैपन्स। तो ये यूपीएससी की जर्नी होती है आपकी। तो जर्नी का सिंपल सा फंडा है कि हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सक्सेस आपको मिलेगी तो सक्सेस का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। यू नीड डेडिकेशन, यू नीड डिटर्मिनेशन कि हाँ मुझे करना है, यू नीड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आपको 15 घंटे ही पढ़ना पड़े तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको 6 घंटे ही पढ़ना पड़े तो रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। फालतू की चाय पे चर्चा, लाइब्रेरी में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन सब छोड़ दो। एक या दो दोस्त बनाओ जिनसे आप प्रॉपरली डिस्कस कर पाओ। एक जीएस के लिए बना लो, एक ऑप्शनल के लिए बना लो, दैट्स ऑल। ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। यूपीएससी में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने किया इस अटैम्प्ट में। एक क्लियर गोल का होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करनी है यूपीएससी। जैसे बीइंग ए टीचर मेरा कुछ गोल है तो मुझे उस लिए करनी थी, तो आप भी अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे क्यों करनी है यूपीएससी, ठीक है। और बाकी यह है कि फैमिली का सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ नहीं तो पैसे भी तो फैमिली वाले ही देंगे, और कौन देगा, ठीक है। तो तुम्हें तो मतलब सपोर्ट चाहिए ही, तो फैमिली से हमेशा बना के रखो। सोसाइटी विल ट्राई टू पुश यू बैक, बट वो नहीं करना है आपको, उनके चक्कर में मत आना। जस्ट रेस्पेक्ट योर फैमिली, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश होती है फैमिली, दूसरे होते हैं आपके टीचर्स या गुरु। उसके अलावा बाकी सब तो मतलब मन में खुश है, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो जर्नी बस मेरी यही थी। तो आई होप, और एक केमिस्ट्री के लिए डाउट होता है काफ़ी ज़्यादा आपको साइंस के लिए कि साइंस इज़ ए गुड ऑप्शन, ऑप्शनल और नॉट। तो देखो साइंस अगर इस बार का देखा जाए ट्रेंड, तो केमिस्ट्री में मार्क्स आए 299 तक भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि साइंस एक अच्छा ऑप्शनल नहीं है। कई बार आई नो अ गाय जिसने 2 बार इंटरव्यू दिया है, उसका इंट्रो ऑप्शनल है एंड ही स्कोर्ड वेरी लो इन इंट्रो। तो लो स्कोर, हाई स्कोर, इट डिपेंड्स कि आप में सब्जेक्ट की समझ कितनी है। लास्ट ईयर पेपर टफ था, बट लास्ट ईयर भी 299 स्कोर आया था केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं आ रहा है, अब नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। मैथ्स में भी इनफैक्ट आप देखोगे तो मैथ्स में एक टाइम 360 प्लस आ गया था मार्क्स, बट अब उसको नॉर्मलाइज़ करके 320 पे ले आए हैं। तो केमिस्ट्री के लिए अगर आपको कोई डाउट है कि अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, तो उसको आप अपने मन से निकाल दो, बिकॉज केमिस्ट्री और सब्जेक्ट की तरह ही एक अच्छा ऑप्शनल है। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू नीड टू एनालाइज प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप एनालाइज करो। और मैं कह रहा हूँ ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। मैं अपने चैनल पे भी सर्च बताता रहता हूँ, या फिर कभी इस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको GS 1 में है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। यार GS 1 में बहुत सिंपल है, अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा आया है तो आप उसका डेरिवेशन से शुरू करो। उसमें अगर ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ बना दो, आपको 7 से 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। मैं पिछली बार ये नहीं करता था। प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है, तो उसमें आपको और मार्क्स बढ़ जाएगा। देन हर इसमें यही करना है। देन आप फाइंड करो लो हैंगिंग फ्रूट क्या है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आया था एटॉमिक में लास्ट ईयर। तो आप देखो ना यार, प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, ज़्यादा मत करो।
तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ से पूछा जा रहा है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। ऑर्गेनिक में आप बेसिक्स पढ़ो, आपको जीओसी का पता होना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एसिड बेस स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सब आप देखो एक बार। स्टीरियो केमिस्ट्री का एक छोटा सा 12th का एक पार्ट है, तो स्टीरियो का बेसिक्स देख लो आप। फिर उसके बाद आप आ जाओ रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स में से ही रिपीट हो रही है क्वेश्चंस यार काफ़ी सारे, तो आप उन पे ध्यान दो। आपको पेरीसाइक्लिक है, पेरीसाइक्लिक में भी फिक्स आ रहा है कि डायल सेल्डर आ रही है, तो उसको पढ़ो। फोटोकेमिस्ट्री है, नॉरिश 1 नॉरिश 2 से के अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने की है कि पूछा। स्पेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो 60 से 80 नंबर का आता है, सबसे लो हैंगिंग फ्रूट मानता हूँ मैं उसको, अगर समझ में आ गया तो एक बार। तो आपको कुछ नहीं करना, अटैक करना है लो हैंगिंग फ्रूट्स पे। बट आप क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला जो पोर्शन है उस पर परेशान हो रहे हो कि ये आएगा या नहीं आएगा, क्या मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा क्योंकि मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा था। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन आ गया, तो यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो ये कहते हैं हम लो हैंगिंग फ्रूट्स केमिस्ट्री में, ठीक है। इस बार ऑब्वियसली एक आरएनएस से भी आया था शायद, उसमें आरएनएस के अलावा उससे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से भी आया था केमिकल काइनेटिक्स में, तो एक सरप्राइज़ था। बट वो सब नोट्स में है ना, तो आपको नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं, आपको टेस्ट रेगुलर देने हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है टेस्ट देना। आप क्या जोश में शुरू करते हो कि 2 टेस्ट दे दिए, उसके बाद फिर लैग हो रहा है कि सर जीएस का पढ़े वो करे। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैं 3-3 दिन में देता था कि हर तीसरे दिन टेस्ट देना है, तो तीसरे दिन जीएस का, अगले तीसरे दिन केमिस्ट्री का, तो उससे आपका सिलेबस कवर होता है। और कभी टेस्ट में नहीं छोड़ता था, सर से ही पूछ लो कि एग्जैक्ट टाइम पे मैं सर को टेस्ट दे देता था। मेरा ये रहता था, सर को मैसेज ही तब करता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कि सर टेस्ट भेज दो मुझे, तो मैं लिख के 3 घंटे में एग्जैक्टली, उसके बाद आधा घंटा शायद मुझे वो स्कैन करने में लगता था और भेज देता था सर को, ठीक है। तो ये आपको तरीका अपनाना होगा इसमें केमिस्ट्री में स्पेशली, और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। और बाकी मेरे 224 थे, इस बार 265 हो गए, ठीक है। सिली मिस्टेक्स में कर आया बहुत सारी, वरना 300 के समथिंग थे मुझे लग रहा था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री इज़ 41 बढ़ गया, और बढ़ सकता था, वो मेरी ही गलती से गड़बड़ हुआ है। तो आप बढ़ा सकते हो, कोई 110 नंबर आकाश बंसल पढ़ाया था, आप देख लो क्या। नीरज टेबरवाल 108 नंबर पढ़ाया था 1 साल में। आपको तो समय कम मिला। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि डाउट्स निकालो और ऑप्शनल पे फोकस करो अच्छे से, और 3 सब्जेक्ट्स पे स्पेशली ध्यान देना, ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इन्हीं में बढ़ेंगे, मेरे तीनों में ही मार्क्स बढ़े हैं। एसे में 20 बढ़े हैं, एथिक्स में 15 बढ़े हैं, इसमें 41 बढ़े हैं। पिछली बार 696 स्कोर था मेंस में, इस बार 799, ठीक है। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी आपके डाउट्स हो तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, बताइए आप। हाँ, यहाँ पे माइक फेंक के दोगे? ऑब्जर्वेशन का बोला आपने, ऑब्जर्वेशन क्या करना है? ऑब्जर्वेशन मतलब आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करो आप कि क्या आ रहा है। जीएस में ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी के क्वेश्चन है, तो या फिर अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन है। यार अर्बनाइजेशन ये दिख नहीं रहा आपको आसपास, ये क्या अर्बनाइजेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, कंजेशन है, पोल्यूशन है या नहीं, क्राइम्स है, यही प्रॉब्लम्स है। कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखना ना, पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है इसमें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कहाँ आती है, डेटा के हिसाब से कि हाँ कितनी % पॉपुलेशन अर्बन है, कितनी रूरल है, और क्या प्रेडिक्शंस है यूएन रिपोर्ट्स का। तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हर चीज़ में आप करके देखो। फॉर एग्जांपल अभी ये दृष्टि ने अपना शायद बोर्ड लगा दिया करोल बाग पे, सो दिस इज़ व्हाट पीपीपी मॉडल। किस में, मेट्रो में रेलवे इज ट्राइंग टू मोनेटाइज, कर रही है नहीं कर रही, तो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन कि कैसे हम फंड लाए। कई बार होता है पीपीपी के चैलेंजेस क्या है इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली एक आपका पेपर 3 में है, तो ये इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि हाँ यार ये कैसे लगाया है। जैसे मैं खोज खास जाता था तो वहाँ पे सिडबी ने लगा रखा था, सिडबी के बारे में पढ़ लो ना, सिडबी क्या है, सिडबी से प्री में क्वेश्चन आते हैं, सिडबी किसके अंडर आता है,
पीपीपी मॉडल का प्रॉब्लम है। फिटजी वाले पे जो लगाया था बोर्ड, उस हाँ। पर कंट्रोवर्सी हो गया था। हाँ, एग्जैक्टली। आईआईटी डायरेक्टर जो एक्सप्लेन करके वो बोर्ड को हटवाया था, वो पहले लगाया था आईआईटी फिटजी। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली तो सर। आईआईटी डायरेक्टर जो है वो काफ़ी उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे कि आईआईटी नॉट बिलोंग्स टू फिटजी। एक्चुअली तो फिर वो बोर्ड हटाया था उसको, उसमें कुछ पेमेंट जो है वो मेट्रो को वापस भी करना पड़ा था। उसके बाद फिर भी हुआ उस स्टेशन का नाम। ये पीपीपी मॉडल का ड्रॉबैक भी ब्रांड का जो है ओवरलैपिंग हो जाता। आसपास का जो भी चीज़ है ना, यूपीएससी इज़ मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, स्पेशली जीएस पेपर्स। फॉर एग्जांपल Observation तो वही है, आप आपको न्यूज़पेपर पढ़ो आप। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हम काफ़ी डिस्कस करते थे। जीएस पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी था। उसमें मैंने अम्बेडकर के स्पीच से शुरू किया जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था फर्स्ट सेशन में। देन हम डिस्कस करते थे लास्ट ईयर, अगर आपको याद है कि 3 जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में फीमेल, ठीक है, एलिवेट किया था उन्हें। तो मैं वही एक ही फ्रेंड था मेरा, तो उसी से मैं डिस्कस करता था कि यार जब हिंदुस्तान में 50% वुमेन है तो 50% वुमेन जुडिशरी में क्यों नहीं है। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत मेंस में आपको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है। मेंस में वही पूछा जाता है जो चल रहा है करंट में। अभी रशिया यूक्रेन से ज़रूर या श्रीलंका से ज़रूर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होती है। केमिस्ट्री में भी आपको सेम देखना है कि हाँ यार इस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्यों दूसरी जगह ज़्यादा। रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ो ना ढंग से, हर साल क्वेश्चन आते हैं 100+ मार्क्स के, ठीक है। आपको ज़्यादा घुसना ही नहीं है, आपको देखना है कि कहाँ से पूछ रहे हैं और मुझे उस हिसाब से पढ़ना है। मुझे ये नहीं करना कि मुझे वो पांडित्य नहीं करना है ना, पीएचडी नहीं करनी है एकदम। मुझे करना है कि मैं कहाँ से मैं मार्क्स ला सकूँ। अल्टीमेट पर्पस क्या है आपका, एग्ज़ाम निकालना है या पांडित्य करना। एग्ज़ाम ही निकालना है ना सबका पर्पस, तो ठीक है ना। किसी को ये तो नहीं है कि नहीं मुझे तो बस पढ़ना है सर, एग्ज़ाम निकले ना निकले। सबका तो गोल तो एग्ज़ाम निकालना ही है। तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा उसका तरीका आप ढूंढो, और वो तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं सर ने उसको एनालाइज करो, टेस्ट सीरीज़ रेगुलर करो। तो टेस्ट पे स्पेसिफिक फोकस करो, उससे ही आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस कवर ही नहीं होगा वरना ना तो जीएस का होगा ना केमिस्ट्री का होगा। पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं यहाँ पर 6, जैसे मेंस का सर का प्रोग्राम क्या था, 6 टेस्ट होते थे पार्ट वाइज और 4 होते थे फुल लेंथ। तो मैं 6 क्या करता था, लिखता था सिंगल मतलब 3-3 दिन और 6-6 दिन के गैप पे। और उसके बाद एक जो टेस्ट होता है, 2 जो फुल लेंथ होते हैं उनको मैं एक दिन में 2 लिखता था, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस लेवल की। और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, 300 नहीं पहुंचा, उसका क्या ड्रॉप? उसमें एक्चुअली मैं वहाँ पर मिस्टेक्स कराया, जो क्वेश्चंस मुझे आते थे तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया और वो गलत करके आ गया। बस ये मेरा ड्रॉबैक रहा, वरना हाँ हो सकता था 300 किलो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बार तो फ्री ही नहीं होगा। और बार हम आपको क्या कहते हैं कि हमारा रोल केमिस्ट्री का ऑप्शनल का, कोई भी ऑप्शनल का रोल तो तब आता है ना जब आप प्री पास। प्री तो करो आप। इसलिए प्री इम्पोर्टेंट होता है। प्री में या फिर मेंस में, या रिवीजन मेनली। जो पोर्शन के या सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स नहीं थे उनको मैंने नोट्स बनाए पहले तो प्रॉपरली। ज्योग्राफी के नोट्स नहीं थे यार मेरे पास, तो उनको प्रॉपर बना के मैंने कंसेप्ट्स के साथ रिवाइज किया और वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए। जैसे सियाचिन पे कुछ हुआ था, सियाचिन पे नहीं, दैट गलवान वैली में कुछ हुआ था, तो दे आस्क कि नुब्रा रिवर कहाँ पर है, सियाचिन के ऊपर है या नीचे है, तो वो मेरे नोट्स में डायरेक्टली था। देन इम्प्रूवमेंट मैंने क्या किया कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम देखते हो ना, तो उससे एक फ़ायदा होता है आपको कि आपको पता चल जाता है कि क्या पूछा गया है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर एसए के सारे देखे थे, अब एथिक्स आया मेरा इस बार का, तो एथिक्स में आपको कंक्लूजन करना पड़ता है। तो कंक्लूजन में आप कुछ नहीं, यूपीएससी का माल यूपीएससी को चेप दो,
है ना, ये स्मार्ट वर्क इसी कहते हैं यार, और कुछ नहीं होता स्मार्ट वर्क। जैसे मैंने एंडिंग की थी कुछ एथिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें एथिक्स जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर ऐसे में जो टॉपिक्स पूछे ना, वो वहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा था। जैसे लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, सिंप्लिसिटी इज़ अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, करेज टू इम्प्रूव एंड डेडिकेशन इज़ द शॉर्टकट टू सक्सेस और समथिंग लाइक दैट। तो परफेक्ट बैठ रहा था। जैसे रेफ्यूजी पे आ गया कि रेफ्यूजी वाला क्राइसिस जो है वो इट इज़ लीगल, और मतलब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर आई रिमेंबर अ बॉब मार्लेज कोट कि व्हेन आई लुक इनटू द आइज ऑफ रेफ्यूजी दे डोंट डांस, दे जस्ट वांट टू गो बैक टू देयर होम। तो उस तरह की चीज़ें अगर आप लिखोगे विद द नेम तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी आपको? मल्टीपल टाइम यू हैव टू रिवाइज। जैसे डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी कोटेशंस बहुत हैंडी है, बहुत बार रिपीट होती है। यू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ लाइक एस जयशंकर, ठीक है, उनके स्पीचेस आप सुनोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट फॉरेन पॉलिसी कि क्या चल रहा है देश में। अगर आप वेंकैया नायडू सर के स्पीचेस सुनोगे तो विल गेट एन आइडिया कि राज्यसभा में क्या चल रहा है। एंड वर्ड्स की जगलिंग करना, ठीक है, बोलते हैं ना कि यू शुड इलेक्ट एन रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कैरेक्टर एंड कैलिबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड सम अदर सी कैश। हाँ, इट वॉज कैश। सो इस तरह की चीज़ें अगर आप देखते हो ना तो यू विल रिमेंबर, और वो एग्ज़ाम में रिक्रिएट मतलब डाल दो तो उससे एग्जामिनर को पढ़ने में मज़ा आएगा। और इमोशंस के साथ लिखो। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, अगर इमोशंस के साथ इमोशन लेस बता दूंगा तो आपको मज़े नहीं आएंगे। तो ट्राई टू इनकलकेट दैट इमोशन इन द आंसर ऑफ स्पेशली जीएस। और केमिस्ट्री में तो मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो रिवाइज करो, और जो मैंने बताया कुछ और जो टेस्ट में फीडबैक मिलता है ना उसको इनकलकेट करो। टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ पढ़ो। जैसे मैंने इस बार यही किया था स्पेसिफिक कि मैंने टॉपर्स जो भी लास्ट ईयर की निशा वगैरह थी इनकी कॉपीज़ में पढ़ता था। ग्रुप पे कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, सर भेज देंगे नहीं तो, है ना। तो उसको पढ़ो, उसमें देखो यार इसने क्या लिख दिया ऐसा जो इसको 299 मिल गए। जब आप वो देखोगे, और जैसे इनऑर्गेनिक में कई बार प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से उठा लो ना उसके आंसर्स और उनको लिख लो, नोट्स बना लो और वही एग्ज़ाम में डालो। सर, हाँ, for paper one, which all books or numericals want to use? पेपर 1 Optional paper one, what about? यार मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स का यूज़ नहीं किया एक्चुअली। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैंने नोट्स पे ही ज़्यादा रिलाई किया, और असाइनमेंट्स जो सर ने ट्यूटोरियल्स दिए थे तो वो मैंने सोल्व किए थे। बिकॉज उन ट्यूटोरियल्स में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बिकॉज आपका ये है कि आप हर बुक पे जाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। और बुक के कपूर वगैरह, आपको के कपूर है, पुरी शर्मा पठानिया है, तो उनको पढ़ने का जब भी फ़ायदा जब आप रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। तो मैं स्पेशली रिलाई नहीं किया था, तो आई थिंक मैं सही से नहीं बता पाऊँगा इसको। मैंने बेसिक जो मटेरियल था उसी पे मैंने रिलाई किया था पूरा। Sir, while writing GS paper, should we keep national interest in mind or moral value? Like for think about the moral value. यार व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन रेफ्यूजी, दैट इज़ योर स्टैंड, दैट्स ऑल। So it's mainly national interest. हाँ, यू हैव टू कीप द, आपको सर्व किसको करना है? नेशन को ना। तो ऑब्वियसली नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट आएगा, और इंटरव्यू में भी आपको नेशन का ही इंटरेस्ट पहला लेना है, ठीक है। क्योंकि रिफ्यूजी अगर आप ले आते हो तो वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। वी हैव 130 करोड़ पीपल जिनको हमें फीड करना है, एंड वी आर नॉट द सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी। तो इसलिए हम लोगों को गवर्नमेंट का स्टैंड ही लेना पड़ता है हमेशा। आप दूसरा ले सकते हो, बट कई बार होता है कि एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा तो 3 नंबर दे देगा 5 में से, और 2 नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। So sometimes it also feel like immoral. यार इमोरल तो क्या है बताओ आप, मतलब वी आर एक्सेप्टिंग देम, बट ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को रेफ्यूजी को एक्सेप्ट कर ले हम इंडिया में, बिकॉज हमारे भी लिमिटेशंस है। हमारे पास वाटर ही नहीं है यार। राजस्थान के एरिया में आओ आप, वहाँ कहाँ रेफ्यूजी को लोगे आप? लोगों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कितना % अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में? तो मतलब चैरिटी जब की जाती है जब आपके पास कुछ होता है, बट आप वैसे ही चैरिटी करने गए तो आई थिंक इट वॉन्ट हेल्प। केमिस्ट्री से और किसी को केमिस्ट्री से आप डाउट पूछो, और कोई डाउट? केमिस्ट्री सबको आती है, जीएस में ही डाउट है। जीएस में ही ज़्यादा डाउट रहेगा। Sir, in chemistry, anecdote based introduction as a definition can be anecdote based definition. केमिस्ट्री में सर डेफिनेशंस तो यार कहाँ ज़रूरत पड़ी, कहाँ ज़रूरत पड़ी? अगर आप इंट्रोडक्शन दो देते
वो EMF ये होता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ये होता है। हाँ वो 1-2 लाइन का वो तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लेकिन हिस्टोरिक फॉर्म सर, लेकिन स्टोरी फॉर्म में क्या डेफिनेशन। अरे आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखते हो। like in which context this was developed, like in which context? हाँ सर केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर हाँ शॉर्ट नोट्स मैंने एक्चुअली लास्ट में बनाए थे, जब मेरा 2-3 बार रिवाइज हो गया था और टेस्ट लिख लिए थे। बिकॉज आप शुरू में शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हो, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बट लास्ट में बनाना। ये नहीं है कि पहले दिन से ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, या फिर आपने चैप्टर को 4-5 बार अगर शुरू में ही पढ़ लिया है, आपके पास इतना टाइम है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखो। बट उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर होने चाहिए, और पेन डिफरेंट यूज़ करो और उसमें लिख लो कि यार हाँ ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो उस पर फोकस आपका ज़्यादा रहेगा सही से। शॉर्ट नोट्स लास्ट में रिवाइज करने के काम आते हैं, नो डाउट। ठीक है, 7 या 8 बुक भर जाए, नोटबुक भर जाएगी आपकी, तो उनको ले जाना भी यूपीएससी मतलब एग्ज़ाम देने में मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ही ले जाने पड़ेंगे ना उस टाइम, कि वो 60 पन्ने पलटे। जैसे इस बार सर का कॉल आ गया था मेरे पास कि यार ये पढ़ा तूने स्पेक्ट्रो में, मैंने कहा हाँ सर, कि ये और देख लो। तो ऐसा होता है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होते तो आप वो चीज़ें देख लेते हो जल्दी जल्दी। सर एक चैप्टर में कितना पेज का मैक्सिमम सेक्शन होना चाहिए? या डिपेंड करता है, चैप्टर्स का कुछ तो काफ़ी लेंदी है अपने पास और कुछ काफ़ी छोटे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट देखो ना आपके कितने मार्क्स का पूछ रहा है, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे गैसियस स्टेट है तो गैसियस स्टेट का हार्डली 1.5 पेज में भर जाएगा आपको। थर्मोडाइनमिक्स उसका थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 4 पेज लगेगा। केमिकल काइनेटिक्स का भी 3 से 4 पेज लगेगा। इलेक्ट्रो का थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, पोलराइजेशन वगैरह अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो। फिर आता है मैकेनिज्म वगैरह, तो उसमें आप लो हैंगिंग फ्रूट्स, वही मैं हर बार बताता हूँ कि कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, ये सारी चीज़ें देखो, तो उसमें लगेगा अच्छा खासा। तो बेसिकली आपको मतलब टॉपिक को उसकी औकात के हिसाब से पढ़ना है कि यार इसका कितना पूछा जा रहा है, ना कि ये कितना बड़ा है। फ़ोटो में मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप दैट नॉरिश 1 एंड नॉरिश 2 अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, और भी पढ़ना, ऐसा नहीं है मत पढ़ो, बट वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। 10 से 20 नंबर का आ जाता है यार। ये PVR इस बार PVR भी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, पैटर्न हाँ पैटर्न। सर और कुछ टॉपिक जो है यहाँ सर जैसे नहीं वो कम नहीं करवाते, हाँ, तो उसको आपने कहाँ से किया था? उनको मैंने कहाँ से किया था, देखो सर ने एक नोट्स प्रोवाइड किए थे इनऑर्गेनिक वाले, उसमें से किया, प्लस टॉपर्स की कॉपीज़ में से कुछ चीज़ें मुझे समझ गया कौन कौन से टॉपिक्स है। वो जो सारा ये ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र वाला मैकेनिज्म जो सारा है, ठीक है, दिस हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड ऑल, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, आयरन ट्रांसफर में प्रोटीन, तो उसको वहाँ से आप नोट्स बना लो। यूट्यूब पे यार दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है, मायोग्लोबिन सर्च करो, कुछ वीडियो मिलेगा 10-1 मिनट का, देखा, नोट्स बना लिए, काम खत्म। इतना ही उसको देना है, ठीक है। पूछ लेगा तो लिख देंगे। DNA RNA वगैरह इस तरह से नोट्स बना लो। DNA RNA निमाई तिवारी, जितने क्वेश्चन आए हैं वो आप ले लो, 2000 से लेकर टिल 2021 निमाई तिवारी के एग्जाम्पल, वॉल्यूम 3। और सर को इस बार जो आया था कि प्रोटीन में कौन कौन से इंटरेक्शन हैं, हाँ, हाँ, और एग्जाम्पल के साथ बताइए। अच्छा, सेम क्वेश्चन है और उसका आंसर है, मॉडल आंसर भी वहीं से हो। और सर से पूछा करो ना यार, पूछोगे नहीं तो मैं तो पूछता रहता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं तो कॉल वॉल करता रहता था कि सर ये तो बता दो, ये बता दो। अभी तो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हाँ, अच्छा पढ़ाया नहीं ऑर्गेनिक, तो काहे पूछ रहे हो यार ऑर्गेनिक, अभी पढ़ तो लो, पढ़ोगे तब तो। इंडिविजुअल डाउट अब बाहर में हाँ। पूछ लो, ऑफिस में आराम से बैठे हैं 4 बजे तक। अब बैठना ही पड़ेगा ना, तो आप पूछ लेना आराम से। आपको जीएस का तो आपने कोचिंग नहीं किया था? जीएस का कोई कोचिंग नहीं किया मैंने, सेल्फ किया? सेल्फ किया था। सर ऑप्शनल बैलेंस कैसे करें? मैंने बताया ना आपको कि 3-3 दिन का आपको रखना पड़ेगा टेस्ट देते टाइम, और डेली का शेड्यूल ये रहेगा आपका कि 2 से 3 घंटे आपको जीएस ऑप्शनल पढ़ना है, और बाकी टाइम आपको जीएस पढ़ना है। ऑप्शनल रोज़ पढ़ो आप, और उसमें देखो कि हाँ चैप्टर्स टारगेट बना लो कि इस महीने मुझे ये ख़त्म करना है। डेली का टाइम टेबल मत बनाना, एक महीने का या वीक का टाइम टेबल बनाना कि इस वीक मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो उससे बैलेंस हो जाएगा। और कोई डाउट आपके? सर आपने स्ट्रेस मैनेज कैसे किया था? सारे एग्जाम्स में स्ट्रेस मैनेज कैसे किया? लेना ही
हो ही जाता है सर, इतने सारे अटेम्प्ट देने सुनने में ही हो गया मेरे। सबको होगा। तो यार आप एक्चुअली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम, है ना। एक तो वो था मेरा, आप कैमरा पे तो एक दूसरी चीज़ नहीं बता सकता। तो दूसरी बात ये थी कि मैं फंक्शंस में चला जाता था। जैसे शादी होती थी किसी की भी हो, कार्ड आया कि चलेंगे, 1 घंटे रुकता था, केवल फिक्स था कि 1 घंटे में वापस आ जाना है। मेरा रहता था खाना खाओ पियो चलो, कोई दूल्हा दुल्हन कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनसे क्या काम है तुम्हें, एक अच्छा कार्ड आने के बाद ही। हाँ, कार्ड आने के बाद ही। और उसमें क्या था कि यार कई बार आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, ये फैक्ट है, मेरे लिए तो था स्पेशली। ठीक है, तो मैं करोल बाग में भी यही करता था कि यहाँ मोमोज मिलते तो वहाँ खाने चल जाता था। तो खाना खाओ अच्छा, फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ म्यूज़िक सुनो, बेस्ट होता है। में गोलगप्पे भी खाते थे। हाँ सर, खाते थे, वहाँ भी खाते थे। हमारा ग्रुप बना हुआ था 4-5 का, अजीत वगैरह का, तो सब हम वही करते थे। उसका गोलगप्पा जो खाता है उसका हो तो वो सारी चीज़ें मैंने देखो, फैमिली से बात, 1-2 फ्रेंड से बात कभी कभी ज़्यादा, और इंस्टाग्राम वगैरह बंद, बिकॉज उसमें क्या है कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते रहते हैं कि मैं यूएस घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, तो कई बार आपको डिमोरलाइज़ करती है, तो वो सब बंद कर दो। फेसबुक बंद कर दो। देखना है तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको जो अच्छी लगे दिमाग पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी सदगुरु सुन लेता था, बिकॉज वो इंग्लिश में बोलते हैं यार, पहला बंदा है जो स्पिरिचुअल में इंग्लिश में इतना अच्छा बोलता है। कभी अब्दुल कलाम के स्पीचेस सुन लिए, कभी टाइम मिला तो कुछ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट देख लिया, बिकॉज वो सारी चीज़ें देखते हो तो आपकी लाइफ में टीवी सीरीज़ पे मैं फोकस रखता था कि कई टीवी सीरीज़ देखी है मैंने, बट देखने से पहले मैं पूरा अपना दिन का रूटीन फॉलो करके कि मेरे को पढ़ना है पूरे दिन, 10 घंटे में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं टीवी सीरीज़ रात भर देखूंगा चाहे, तो उससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो स्ट्रेस तो रहेगा यार एग्ज़ाम में, मतलब अभी यहाँ पर खड़े होके कहना बहुत आसान है कि यार निष्काम कर्म किए जाओ, बट वहाँ पर जब आप बैठे होते हो ना, तब थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल होता है इनफैक्ट, बट यू हैव टू मैनेज। और एक क्लियर गोल ये रखना कि यार यूपीएससी कर लिया तो क्या मिलेगा। ठीक है, कुछ भी हो, जो भी आपका मोटिव हो, मुझे नहीं पता, बट हाँ उससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। अभी पहला अटेम्प्ट है ना, हाँ तो अभी तो दो, अभी का ही का स्ट्रेस है, अभी थोड़ी स्ट्रेस लेना है, अभी तो 2 यार, मेरा तो 3 में तो पता ही नहीं था कि ऑप्शन क्या है। तो यार ना थोड़ी स्ट्रेस लेते हैं। और बताओ बाकी कोई डाउट इस तरह का? फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट होता है यार, बहुत मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, 190 प्लस मिलते हैं फर्स्ट वालों को। फिफ्थ यार उनको रहता है कि फ्रेश है ना, इनको मोल्ड कर सकते हैं, और एक हमारे जैसे 5वें अटेम्प्ट वाले जाते हैं तो कहते हैं कि यार ये नहीं मुड़ेगा, तो वो फ़र्क रहता है एक्चुअली इंटरव्यू में, आपको देखोगे। ग्रीन केमिस्ट्री, उन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पूछा कि मेनली ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और कैसे उसका यूज़ कर सकते हो, बस एक ही मेरे से पूछा। बाकी फिर उन्होंने फर्टिलाइजर्स वगैरह से पूछ लिए, कुछ फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज़ करते हो आप, और क्या एनपीके का क्या क्या एडवांटेज है या फिर क्या क्या यूज़ है, बस इतना ही पूछा था, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपका कोई डाउट? सर एथिक्स की तैयारी कैसे करें? एथिक्स और एस्से? एथिक्स की तैयारी कैसे करें? एथिक्स के लिए यार मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी। कौन सी? स्टैंडर्ड बुक्स नहीं थी वो, एक्चुअली नोट्स थे किसी कोचिंग के, तो बता दूंगा अलग से, ठीक है, तो क्यों प्रमोट करना। तो वो नोट्स पढ़ के मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया, उसमें जो भी करंट से आता था उससे वैल्यू एडिशन कर लिया, ठीक है। और हर चीज़ पे मैंने सोचा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी एक है सिविल सर्वेंट की वैल्यू, तो वाई ट्रांसपेरेंसी इज़ नीडेड एक्चुअली, क्यों चाहिए ट्रांसपेरेंसी? अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो यार आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर फंड्स आपके जा रहे हैं। और इस बार जो पेपर आया था उसमें यही पूछा था कि राइट एनी 5 सिविल सर्विस वैल्यू एंड वाई दे आर नीडेड। तो यू हैव टू थिंक वाई इंटीग्रिटी इज़ नीडेड फॉर द सिविल सर्वेंट्स, वाई अकाउंटेबिलिटी इज़ नीडेड। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो लेट्स से ये रोड बनाना है सामने, आंसरेबिलिटी ही नहीं है तो कभी भी बनेगा, आप पूछ ही नहीं सकते। इस तरह से आपको सोचना होगा जनरल सेंस में। देन प्रिपेयर सम ऑफ द सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने अच्छा काम किया है,
ठीक है, डोंट प्रिपेयर लाइक दीपक रावत, ओके, बट प्रिपेयर जो 10 अवार्ड दिए जाते हैं हर साल सिविल सर्विस एक्सीलेंस के लिए, ठीक है, हर साल दिए जाते हैं, देखना आप। उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स ने, जैसे मालेगांव में एक हर्ष पोद्दार है, उन्होंने काम किया, ओपी चौधरी है, उन्होंने काम किया एजुकेशन में, उनके एग्जाम्पल्स यू हैव टू कोट इन द एथिक्स, ठीक है। अशोक खेमका सर के बारे में हर कोई लिखता है, बट और भी सिविल सर्वेंट्स उनके बारे में आप लिखो, यू विल गेट गुड मार्क्स। पद्म विभूषण इस बार लास्ट ईयर जैसे मिले थे हारेकला हजब्बा, खुद इलिटरेट है बट स्कूल बनाया उन्होंने, तो लाइक दैट आपको सोचना पड़ेगा थ्रू आउट द जर्नी कि इस एग्जाम्पल को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, CSR में यूज़ कर सकता हूँ या कहीं भी। टॉपिक वाइज आप एग्जाम्पल्स बना लो एथिक्स में। ऐसे में टॉपर्स के ऐसे पढ़ो, कितने डायमेंशंस उन्होंने कवर किए। देन दुरा शेट्टी सर के नोट्स सदाबहार है वो, उसमें मल्टीपल डायमेंशंस है, उसमें वैल्यू एडिशन करो आपके करंट की जो भी डेटा है, और ऐसे की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जाने से पहले 10 से 15 ऐसे लिख के जाओ मेंस में, बस ये आपको करना पड़ेगा। और कुछ ऑफिस में पूछ लीजिए। बाकी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। चलो फिर कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि जर्नी आपकी कई लोगों का फर्स्ट में हो जाता है, कई का लेट होता है, स्मूथ होती है किसी के लिए नहीं होती, बट इन द एंड आपको मेहनत करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हो सकता है, इट इज़ क्वाइट डूएबल, और हम जैसे लोग ही करते हैं, कोई स्पेशल लोग नहीं आते। मेरा भी बैकग्राउंड एक नॉर्मल फैमिली से है जहाँ पर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आई एम द सेकेंड वन। और मैं यही कहूँगा कि सर के साथ आप जुड़े हो, डायस के साथ, तो आप केमिस्ट्री का तो इन पे भरोसा रखो कि हाँ इनके गाइडेंस में हम कर लेंगे। और जो आपको डाउट्स हो तो कभी मुझसे भी पूछ सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, मैं भी सर से कांटेक्ट में रहता हूँ इतना, ठीक है। बाकी पढ़े जाओ, और रैंक आ ही रही है हर साल यहाँ से भी, तो इसका मतलब कि वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो और केमिस्ट्री के लिए कोई डाउट मत रखो मन में, ठीक है। केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, तो मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Thank you students, and thank you रचित कुमार गुप्ता। रचित कुमार गुप्ता को हार्दिक शुभकामनाएं। हम इनका सेकेंड अटेम्प्ट ही मानते हैं, आप चाहे 5 मानिए या ये 5 माने, जब हमारे पास आएंगे उसके बाद का हम अटेम्प्ट काउंट करते हैं। उसके पहले आप क्या किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू किए हमारे पास आने के बाद, उसके पहले भले ही आप पढ़ाते थे, ठीक। नाउ बातें बहुत सारी होती हैं, और ये कंक्लूड ये होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, PYQ सॉल्व करना ज़रूरी है, बट ये सारी चीज़ें बाद की हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कम्प्रीहेंसिव नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। आपको कम्प्रीहेंसिव और कंसाइज नहीं, कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज आपको ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, अभी हम टेस्ट सीरीज़ का कॉपी चेक कर रहे थे और स्टूडेंट हमसे काफ़ी झगड़ा भी किया, ठीक, मतलब वैसा वाला झगड़ा नहीं, इंटेलेक्चुअल था कि टर्मिनल एल्कीन और नॉन टर्मिनल एल्कीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे IR स्पेक्ट्रा से। अब उसमें वो लिखा था कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, 2,2 ब्यूटीन जो है, 1,1,2,2 टेट्रामिथाइल ब्यूटीन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें CC स्ट्रेचिंग डबल बॉन्ड का आएगा ही नहीं। और टर्मिनल वाला नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, उसमें डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें ये बैंड आएगा। उसको 4 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिए 10 में। अब वो कह रहा था नहीं सर, तो भाई ये तो ठीक है, ये आपका आंसर एकदम सही है, गलत नहीं है, बट मास्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए हम आपको IAS क्यों बनाएं? हाँ, जो लिखा कि फिंगरप्रिंट रीजन में CH बेंडिंग टर्मिनल एल्कीन का 850 से 900 के बीच में आएगा और इसका नहीं आएगा,
उसको हम 7 नंबर दिए, क्योंकि वो IAS बनने के लायक है, उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, इसके पास कंसाइज नॉलेज है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको थॉरो स्टडी होना चाहिए। PYQ हम ये कहते हैं, PYQ ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आता है कि PYQ सॉल्व कर लो 20 साल का, ठीक, ये ऐसे कर लो, PYQ सॉल्व कर लो, और जो है उसमें से कई रिपीट हो जाते हैं। रिपीटेशन एग्जैक्ट रिपीटेशन होता ही नहीं, एग्जैक्ट रिपीटेशन होता ही नहीं। अब अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, 1 साल डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और 1 साल व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, 1 साल उस पर न्यूमेरिकल है, तो रिपीटेड नहीं है, क्वेश्चन रिपीट है, आंसर कभी रिपीट नहीं होता। आपको उसी अनुसार से उसी फॉर्म में उसको आंसर लिखना होगा। तो बिना कोई टाइम लिए हम आपको बस 3 ही चीज़ बता दें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, फिर आप PYQ पे आइए। PYQ आप तब दीजिए जब आप साइमल्टेनियसली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तब करिए। बाकी सक्सेसफुलनेस मार्क्स पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है। और केमिस्ट्री में ऐसा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट होगा मार्क्स में। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को ये फॉलो नहीं करता। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ये पे करेगा। ये मेहनत किए 224 से 265 आया, 219 से 327 तक का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जितना आप मेहनत करिएगा स्कोरिंग है, बट उसके लिए ये है कि एक ऑप्टिमम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग अप्रोच वगैरह PYQ सब बाद में आता है, बट हम ये सोच ले कि सुपरफिशियल नॉलेज से हम UPSC पास कर सकते हैं, तो हम पास नहीं होने देंगे, हम पास नहीं होने देंगे। हम आपको 4 ही नंबर देंगे, और हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, बट अप टू मार्क आंसर नहीं है। हमको आंसर सही नहीं लिखना है, हमको आंसर सही के साथ अप टू मार्क लिखना है कि ये आंसर हम आपको IAS बनाने के लिए ये आंसर है। बाकी सही तो है, सही है, आप मास्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप बैंक में मैनेजर बनिए इस आंसर से, बट हम IAS इस आंसर से नहीं बनाएंगे। इंडिविजुअल जिनकी भी डाउट है, रचित कुमार गुप्ता हैं, आते भी रहेंगे, ये दूर जाएंगे नहीं, आते रहेंगे, तो इनसे आप पूछते रहिए। और भी कई स्टूडेंट हैं, उन सभी से आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, सबके कांटेक्ट में हैं, ठीक। तो बस इसी के साथ रचित कुमार गुप्ता को उनके आगे के जो है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि हमको पता है कि इनकी इंगेजमेंट भी हो गई है और अब मैरिज भी होने वाला है। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए अगेन बहुत बहुत शुभकामना।